हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कल हमने कुछ इरिगेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा उसके एडवांटेज, बेनिफिट ऑफ इरिगेशन, क्या क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज हम ले सकते हैं, और ये इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों है उसके बारे में मैंने कल पढ़ा अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने बताया कि इरिगेशन का डिसएडवांटेज भी क्या क्या हो सकता है। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आज अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमें देखना है कि कितने प्रकार से हम अपने क्रॉप को, जो आपकी जो फसलें करते हैं, उस फसल को आप किस किस तरीके से पानी दे सकते हैं। वही चीज़ आपका किस में आता है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आता है। ठीक है, तो वही चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। तो इरिगेशन मेथड्स में आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इरिगेशन मेथड में ये एक फ्लो चार्ट दिखा है आपको रेड बॉक्स के अंदर। तो हमको बस यही बनाना है। अगर आपको एग्जाम में आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना ही लिखना है। नोट्स में भी उतना ही लिखेंगे जितना मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये हमको फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में अपन क्या करेंगे, इरिगेशन मेथड्स होते हैं। ठीक है, इरिगेशन मेथड में कौन कौन से मेथड्स हैं, मेनली 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, आपके सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट बता देता हूँ। फिर आपका सरफेस इरिगेशन में आता है आपका फ्लडिंग, फरो मेथड और कंटूर फार्मिंग। फिर आपका इसमें फ्लडिंग में आते हैं आपका वाइल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल फ्लडिंग। मतलब यहाँ पे एक तो अपन पूरे तरीके से बाढ़ ला दें हमारे खेत में, ठीक है, या तो अपन सही तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करें हमारे खेतों पे, तो वो होता है आपका कंट्रोल फ्लडिंग होता है। ठीक है, फिर कंट्रोल फ्लडिंग में भी आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि फ्री फ्लडिंग, कंट्रोल लैटरल फ्लडिंग, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, चेक बेसिन फ्लडिंग और जिगजैग मेथड ऑफ फ्लडिंग। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। इसे हमें सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, आपका इसको फ्लो चार्ट को हमें बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 मेथड है इरिगेशन के, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का नाम से ही आपको समझ आ रहा है, सरफेस में हमको पानी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, किसमें, सरफेस में। जैसे आपको जो ज़मीन का सतह होता है, उस सतह में हमको क्या करना है, सरफेस इरिगेशन कराना है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, सरफेस इरिगेशन। दूसरा पढ़ सकते हैं सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस मतलब आपको सीधा इसमें आपका जो प्लांट है, प्लांट के सीधा जड़ में पानी पहुंचाना है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे किसी के खेत पे लगा होता है, किसी गार्डन वार्डन में अपन देखते हैं। ठीक है, एक पाइप लगा होता है, पाइप में आपका स्प्रिंकलिंग मशीन रहता है। ठीक है, एक डिवाइस रहता है जो ऐसा घूमते रहता है, घूमते घूमते पानी का बौछार करता है। एक प्रकार से क्या है, वो अपन ऑर्डिनरी रेन करा रहे हैं, एक प्रकार से आर्टिफिशियली रेन करा रहे हैं। किसके लिए, अपने पौधों के लिए या अपने प्लांट के लिए, अपने फसल के लिए अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली वहाँ पे स्प्रिंकलिंग कराते हैं, स्प्रे के फॉर्म में पानी का छिड़काव करते हैं अपन। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सिंपल डेफिनेशन आप कर सकते हैं। सरफेस ऐसे फसल जो आपके सतह जिनको सतह में पानी चाहिए, जैसे कि आपका धान वान हो गया, गेहूं में हो गया, इनको कैसे पानी चाहिए रहता है, आपका सरफेस से पानी चाहिए रहता है। ठीक है, जैसे कि धान की खेती में क्या करते हैं, पूरा खेत को लबालब भर देते हैं, तो वो आपका सरफेस में आ जाएगा। सब सरफेस से कुछ प्लांटेशन है, कुछ फसल हैं जिनको अपने को सीधा रूट पे पानी डालना पड़ता है। ठीक है, तो वो अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस में हम सीधा आ रहे हैं, किसमें, सरफेस में हम सीधा आएंगे, फ्लडिंग में पार्ट में आएंगे। फ्लडिंग में अपन पढ़ेंगे वाइल्ड फ्लडिंग क्या होता है और कंट्रोल फ्लडिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा नीचे दे आ रहा हूँ। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, सिर्फ ये रेड बॉक्स जो बना है इसे बस बनाना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद सीधा अपन आएंगे अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लडिंग। अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लडिंग आप सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं। आपका सिंपल एक खेत है, उस खेत में आप इस तरीके से पूरा पानी फैला दिए हो। ठीक है, कोई इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है, सीधा अपन पानी जितना चाहे पानी डाल रहे हैं। हम लोग कोई यहाँ पे नाप नहीं रहे हैं कि कितना एक खेत को, एक फसल को पानी चाहिए। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, सिंपल आपका क्या कर रहे हैं, अपन पूरा फ्लडिंग करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग टाइप इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, in this method water is sprayed or flooded on the rather smooth flat land without much control of prior preparation। मतलब हम लोग जब भी खेत में पानी डालते हैं तो हमको पता होता है कि हाँ, एक खेत में जो एक फसल उग रही है उसे कितना पानी चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो ये जो कितना चाहिए ये कैलकुलेट नहीं करना है इसमें वाइल्ड फ्लडिंग में। सीधा आपको जितना पानी डालना है डाल दें, इससे आपका फसल ठीक रहेगा तो रहेगा, नहीं तो आपका ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए अपन वाइल्ड फ्लडिंग मिनिमम यूज़ करते हैं, इसका मैक्सिमम यूजेस नहीं होता है। ठीक है, तो दिस यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मेथड इज़ जनरली यूज इन द inundation irrigation system in which water is forced to spread over the vast tracts during the season of
हाई स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 1-2 लाइन बस ऊपर का लिख देंगे वाइड फ्लडिंग में क्या होता है। इसके बाद अपन आ रहा है नीचे फ्री फ्लडिंग और फ्लडिंग फ्रॉम फील्ड चैनल्स। ये हमारा अच्छा टॉपिक है। एक आपका यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे पढ़े थे वाइड फ्लडिंग था और एक कंट्रोल फ्लडिंग है। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो है आपका कंट्रोल फ्लडिंग है। ठीक है, आपका पहला अनकंट्रोल था, अपन सेकंड पढ़ रहे हैं क्या, कंट्रोल फ्लडिंग पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल फ्लडिंग में क्या होता है, आपका पहला क्या है, फ्री फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग में भी आपका पहला जो टॉपिक था उसमें फ्री फ्लडिंग था। ठीक है, तो फ्री फ्लडिंग मतलब आपको अपने खेतों में एकदम सही तरीके से पानी पहुँचाना है। ठीक है, सही तरीके से, जैसे कि मेड़ बना दिए, छोटा छोटा नाली बना दिए, नाली के थ्रू आपका जो ऐसे अपन बनाते हैं ना, गड्ढा खोदते वक्त पानी के लिए रास्ता बना रहे हैं, तो वो बना दिए। तो इस प्रकार से अपन जो अपने खेतों को पानी पहुंचाएंगे एकदम प्रॉपर वे से, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फ्लडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का नाम इस यहाँ पे देख सकते हैं, इन द कंट्रोल्ड फ्लडिंग वाटर इज स्प्रेड ओवर द लैंड विथ प्रॉपर मेथड टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन एंड कंट्रोल फ्लडिंग कैन बी अचीव्ड बाई फ्री फ्लडिंग, कंटूर लेटरल्स, बॉर्डर स्ट्रिप्स और बाई चेक फ्लडिंग। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। फ्री फ्लडिंग तो अभी पढ़ ही रहे हैं, कंटूर लेटरल क्या होता है, बॉर्डर स्ट्रिप्स क्या होता है और चेक फ्लडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। इसमें ये आपका जो एरोस दिख रहे हैं, एरो वाले एरिया में आपका पानी बह रहा है। ठीक है, और जिस यहाँ पे आपका जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या है, आपका खेत है, वहाँ पे क्या है, आपका फसल है। तो ऐसे अपन अपना जो पानी के लिए रास्ता बनाएंगे और पानी के रास्ते को अपन यहाँ पे छोटा छोटा होल कर देंगे, जिससे आपके खेत में पूरी तरीके से पानी आएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, फ्री फ्लडिंग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे खेत को लबालब भर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेथड के तरीके से, एक प्रॉपर अमाउंट में भर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है और यहाँ पे इंक्लाइन लाइन दिख रहा है। तो फ्री फ्लडिंग बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, 2.3 का जो इतना पार्ट है, फिर डायग्राम बनाएंगे और नीचे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, पढ़ सकते हो आप लोग पढ़ने के लिए, लेकिन मेनली वही चीज़ था, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के सही तरीके से को जल्दी करना है और जल्दी लिखना भी है हमको। ठीक है, तो ये ऊपर का लाइन लिखेंगे, फिर ये डायग्राम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये उसका और डिटेलिंग में दिया हुआ है कि फ्री फ्लडिंग में एक्चुअल में होता क्या है, कैसे करते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका फ्री फ्लडिंग था और ये आपका बॉर्डर स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में अच्छे तरीके से, आगे देखते हैं। इसके बाद आपका फ्लडिंग बाई कंटूर लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप कंटूर समझ रहे होगे, जैसे आपने कंटूर पढ़ा होगा सर्वे पे, उस टाइप कंटूर नहीं है यहाँ पे। जैसे कि ऊपर जो एक खेती दिखा था आप लोगों को, वहाँ पे आपका जो मेड़ था, मेड़ कैसा बना हुआ था, स्ट्रेट बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपका जो मेड़ है, जो आपका अपन एक बांटे हुए हैं भाग को, खेत के भाग को बांटे हैं, वो अपन कैसा भागे, एंगल में भागे, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में भागे हैं। तो उसी को अपन बस क्या बोलते हैं, फ्लडिंग बाई कंटूर लेटर्स। ठीक है, इसमें जो पानी का बहाव होता है वो कैसा हो रहा है, थोड़ा एंगल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ फ्री फ्लडिंग ऑफ फ्लडिंग फ्रॉम फील्ड चैनल इन विच द फील्ड चैनल आर लेटरल आर अलाइंड अप्रॉक्सीमेटली अलॉन्ग द कंटूर लाइंस। जैसा कंटूर लाइन होता है ना हमारा गोल टाइप का, उसी टाइप का ही हम अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लडिंग कर रहे हैं, उस टाइप का अपन अपने खेत को हम लोग बांट रहे हैं। लेकिन ये ऐसा अप एंड डाउन कंटूर नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग। ठीक है, जो पहाड़ों में जो फार्मिंग करते हैं, आप देखा होंगे पहाड़ों में जो फार्मिंग करते हैं, जो चाय पत्ती उगाई जाती है, वो कौन सा फार्मिंग है, कंटूर फार्मिंग है। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं फ्लडिंग बाय कंटूर लेटर्स, इसमें आपके जो फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड को अपन सर्कुलर फॉर्म में ऐसा बांटें, कंटूर टाइप हम लोग बांटे हुए हैं। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फ्लडिंग बाय कंटूर लेटर्स। तो बस ऊपर का लाइन लिखेंगे, बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम हमको बनाना है। ठीक है, डायग्राम सबको आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आपको दिख रहा है, बॉर्डर स्ट्रिप और फ्लड मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप और फ्लडिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो बड़े बड़ी ज़मीन होते हैं ना, बड़े ज़मीन को हम लोग क्या करना है, पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, जैसे कि एक जो ज़मीन रहेगा उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 10 से 20 मीटर रहेगी और उसकी जो लंबाई रहेगी वो 100 से 300 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो ये बॉर्डर स्ट्रिप में हम लोग ऐसा करते हैं। जो बड़े हेक्टेयर में ज़मीन होते हैं, एकड़ में ज़मीन है, उसको हमको इस तरीके से बांटना है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन द बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स 10 to 20 मीटर वाइड एंड 100 to 300 मीटर लॉन्ग। दिस स्ट्रिप्स आर सेपरेटेड बाई लो लिविस और बॉर्डर। आपका जो मेड़ होता है ना, आप लोग खेत में जो मेड़ बनाते हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिविस बोलते हैं, या तो अपन उसे बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अपन को बनाना है। अपने को क्या करना है, बड़ी ज़मीन को छोटे पार्ट में बांटना है। छोटा कितना होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर साइज दिया हुआ है, 10 से 20 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 100 से 300 मीटर वहाँ पे लंबा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड रन डाउन द प्रीडोमिनेंट और एनी अदर डिजायर्ड स्लोप टू इरीगेट वाटर डिस्चार्ज। ये सब मत लिखना, बस इतना लिखेंगे अपन डिजायर्ड स्लोप तक का। फिर आपको ये बनाना है, डायग्राम बनाना है।
क्लियर है यहाँ तक का। बस हमको यहाँ पे ये चीज़ लिखना है कि हमारा जो बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड है इसमें हम लोग हमारे खेत को कितना डिवाइड कर रहे हैं और कितने मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका जो लेंथ और विड्थ है वो कितना होना चाहिए, इतना लिख के हम क्या बनाएंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमको हमारे बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड में कितने देर तक पानी देना है। ठीक है, हमको टाइम पता होना चाहिए कि कितने देर तक आपको जो एरिया बांट रहे हो, जो छोटे छोटे एरिया बांट रहे हो आप लोग, जो बॉर्डर बना रहे हो, उसमें हमको कितने देर तक पानी देना है। तो उसी को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमको हमारे जितने भी एरिया है कि जो भी खेत का एरिया होगा उस एरिया में कितने समय तक पानी देना है वो हम उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हम लोग अभी क्या बनाए हैं, एक हमारे जो बड़े बड़ी ज़मीन थे, बड़े बड़ी ज़मीन को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए हैं, जिसका जो छोटा अमाउंट है वो कितना है 10 से 20 मीटर चौड़ा और 100 से 300 मीटर लंबा। तो ऐसे ज़मीन में, ऐसे एरिया में हमको कितने समय तक पानी देना है उसका एक फार्मूला होता है। उसका अपन कैलकुलेशन करेंगे और हमारे क्वेश्चन आता है तो अपन वहाँ से अपन टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे नोटेशन है, नोटेशन पर लेते हैं। जैसे कि ए का मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड कवर्ड एट एनी टाइम, आई मतलब होता है रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन मीटर पर आवर। ठीक है, क्यू मतलब डिस्चार्ज फॉर द स्ट्रिप, इसका जो यूनिट है क्यूमेक है या हेक्टेयर मीटर पर आवर। ठीक है, फिर तीसरा है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एरिया, यही हमको निकालना है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एरिया या टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एन एरिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ अपन बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वाई, एवरेज डेप्थ ऑफ शीट ऑफ फ्लोइंग वाटर इन मीटर्स, मतलब हमको कितने डेप्थ तक पानी पहुंचाना है, कितने डेप्थ में अगर आप अपने खेत को भरते हो, ठीक है, तो उसका कुछ डेप्थ होता है। तो डेप्थ हमको पता होगा तो अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड निकाल लेंगे, किसी खेत को इरिगेट करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ का इसका जो ये कैलकुलेशन है वो सब बिल्कुल कुछ नहीं करना है, हमको सीधा एक फॉर्मूला याद करना है। क्या, यहाँ पे टी टाइम इक्वल टू डेप्थ डिवाइडेड बाय इन्फिल्ट्रेशन एरिया लॉग ई, फिर क्या है मल्टीप्लाई डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज माइनस इन्फिल्ट्रेशन इनटू एरिया। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन आई मतलब क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट है, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट इनटू एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एन एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, किसी एरिया को हमको कितने समय तक वहाँ पे पानी देना है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला फॉर्मूला दिख रहा हुआ है टी इक्वल टू वाई बाई आई लॉग ई क्यू बाई क्यू माइनस आई ए लिखा हुआ है, ये एल एन में फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे लॉग ई लिख दिया, ये किस फॉर्म में आपका एल एन के फॉर्म में है। लेकिन इसी एल एन को जो आपका एल एन पार्ट है उसी को अपन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.303 वाई बाई आई लॉग 10 क्यू बाई क्यू माइनस आई ए। तो हमको बस ये आपका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करेंगे और इसका नोटेशन पता होना चाहिए। टी मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एन एरिया, वाई क्या है, डेप्थ है, आई क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट है, क्यू है डिस्चार्ज, आई है इन्फिल्ट्रेशन रेट और ए है एरिया ऑफ लैंड। तो ये हमें याद रखना है, ये सेम टू सेम डाटा हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्वेश्चन में डाटा दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे, हमारा टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो भी टाइम अपन निकालने वाले हैं वो आपका आता है आवर में, हमको क्या निकालना है, उसको मिनट में हमको निकालना रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है टाइम निकालने के लिए और आपको एक एरिया वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ये मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला है। जो रेड पोर्शन दिख रहा है ना, सिर्फ रेड पोर्शन को ही हमको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे व्हाइट पोर्शन है, व्हाइट पोर्शन को काट देना, व्हाइट पोर्शन को हमको नहीं लिखना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम एरिया इक्वल टू क्यू बाई आई, मतलब मैक्सिमम एरिया टू इरिगेट। ठीक है, कितना बड़े एरिया को अपन इरिगेट कर सकते हैं, तो यहाँ से अपन यहाँ पे इस चीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो इसका मैं आपको नीचे का कुछ पोर्शन नहीं लिखना है, बस आपको लिखना था क्या, नोटेशन, नोटेशन के बाद ये फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आपको ये एरिया का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 0.1 हेक्टेयर, आपको एरिया दे दिया 0.1 हेक्टेयर, व्हेन अ ट्यूब वेल इज डिस्चार्जिंग एट द रेट ऑफ 0.03 क्यूमेक फॉर इरिगेट रबी क्रॉप्स, मतलब आपको क्या दे दिया यहाँ पे, इन्फिल्ट्रेशन रेट दे दिया है। ठीक है, नहीं क्यूमेक दिया है ना आपको, रेट डिस्चार्ज और एट द रेट, डिस्चार्ज दिया है मतलब ये क्या दिया आपको, क्यू की वैल्यू आपको दे दी गई यहाँ पे कितना, 0.03 क्यूमेक फॉर इरिगेटिंग रबी क्रॉप्स। एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू बी 7.5 सेंटीमीटर, मतलब आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू दे दी गई है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट फॉर द सॉइल मे बी टेकन एज अ 5 सेंटीमीटर पर आवर। आपको सारी वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, सिर्फ टी की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब आपको टाइम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे दिया गया है क्यू 0.03 क्यूमेक दिया हुआ है,
इस क्यूमेक अपन को क्या करना पड़ेगा, ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में है, इस मीटर क्यूब पर सेकंड को हमको किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। फिर उस मीटर क्यूब पर आवर को हमको किस में चेंज करना है, हेक्टेयर पर मीटर, हेक्टेयर मीटर पर आवर में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड में है तो सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3600 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अपन कर दिए 0.3 इंटू 3600, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 108, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब का अब हमको सिर्फ किस में लाना है, मीटर में लाना है, तो डिवाइडेड बाई आपका 100 इंटू 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि आपका यहाँ पे 0.0108 यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्यू वाली वैल्यू को अपन हेक्टेयर मीटर पर आवर में यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है और इसको चेंज आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको डेप्थ दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी सभी वैल्यू मीटर्स में है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को मीटर में चेंज करेंगे। तो ये 7.5 सेंटीमीटर था, इसे अपन मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.075 मीटर। इसके बाद आई है, आई मतलब इनफिल्ट्रेशन रेट, इनफिल्ट्रेशन रेट दिया था आप लोगों को 5 सेंटीमीटर पर आवर, तो 5 सेंटीमीटर पर आवर को फिर से अपन किस में चेंज करेंगे, मीटर में ही चेंज करेंगे, तो आपका आ जाएगा 0.05 मीटर पर आवर। इसके बाद आपका एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में 0.1 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर इसी फॉर्मूला में जो हमारा फॉर्मूला था T इक्वल टू 2.303 डेप्थ डिवाइडेड बाई इनफिल्ट्रेशन रेट log 10 डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज माइनस इनफिल्ट्रेशन रेट इनटू एरिया। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.96 के समथिंग आएगा। उसको आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 56 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है ये करेक्ट 56 मिनट नहीं आएगी, जो भी वैल्यू आएगी आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है मिनट्स में लाने के लिए, तो आपका ये 56 मिनट आ जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है, ये जो एरिया का जो ज़मीन है 0.1 हेक्टेयर का जो ज़मीन है उसे कितना मिनट तक पानी देना है हम लोग को, 56 मिनट तक पानी देना है, अगर अपन 0.003 क्यूमेक का वहाँ पे डिस्चार्ज देना है तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे तो आपका टाइम पूछ दिया, लेकिन मैक्सिमम एरिया कितना वो इरिगेट कर सकता है, ठीक है, कितना मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकता है। सेम क्वेश्चन में अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यही क्वेश्चन में मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 में, फॉर द अबव एग्जाम्पल फाइंड द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय द अवेलेबल डिस्चार्ज ऑफ 0.03 क्यूमेक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला पता है, फिर से मैंने आपको दिखाया था इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे, क्या दिखाया था कि मैक्सिमम एरिया इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय इनफिल्ट्रेशन रेट। तो हमको दोनों वैल्यू पता है हमारे पास, डिस्चार्ज भी पता है और इनफिल्ट्रेशन रेट भी पता है, तो बस क्या करना है, उसे डिवाइड करेंगे 0.0108 डिवाइडेड बाई 0.05, तो आपको मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा कि जितना हम यहाँ पे इरिगेट कर सकते हैं, 0.216 हेक्टेयर यहाँ पे इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ फ्लडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं अपन, चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में क्या होता है, आप अपने जो खेतों में जो खेती करते हैं, ठीक है, आपके जो ज़मीन होगा, खेत होंगे, वहाँ पर आप जो फसल उगाते हैं, मैक्सिमम आप लोग यही करते हो, चेक फ्लडिंग वाला आप लोग ये वाला मेथड आप लोग यूज़ करते हो। ये मेथड कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे कि बॉर्डर स्ट्रिप था ना, बॉर्डर स्ट्रिप मतलब बड़े बड़े एरिया को हम लोग थोड़े छोटे छोटे एरिया में बांट दिए, उसी को अब आपका बॉर्डर स्ट्रिप को अपन क्या करेंगे और छोटे छोटे भाग में बांटेंगे, ठीक है, और उस एरिया में अपन क्या बनाएंगे, एक नाली बनाएंगे पानी की जाने के लिए, और सही तरीके से पूरे आपके पूरे भाग जो जितने भी आप ज़मीन में आप लोग डिवाइड किए हो अपने खेत को, उसमें सब जगह आपको पानी पहुंचाना है, ठीक है। तो सिंपल ये है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू फ्री फ्लडिंग एक्सेप्ट दैट द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया विथ लो फ्लैट लिवी सराउंडिंग इज चेक विल इन फ्री फ्लडिंग नो सच लिविंग आर प्रोवाइडेड एंड स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड बाय फिल्ड चैनल्स, ठीक है। मतलब सिंपल आपको क्या करना है, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, आपका एक बड़ा सा ज़मीन था, यहाँ पे बॉर्डर स्ट्रिप में क्या था, एक बड़ा सा ज़मीन था, इस ज़मीन को हम लोग क्या कर रहे हैं और भाई भाग में यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपको जो एरोस दिख रहे हैं, एरोस में आपके पानी आएंगे और पानी आके आपका इस वाले पोर्शन पे आपका चेक बेसिस में आपका यहाँ पे पानी जमा होगा, जहाँ पे आप अपना फसल उगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन चेक फ्लडिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थ्योरी इतना नहीं लिखना है, बस ऊपर का अपन थ्योरी लिखेंगे छोटा सा, फिर हमको क्या बनाना है, यहाँ पे ड्राइंग बनाना है, ठीक है। सारे मेथड एक दूसरे इंटर रिलेटेड हैं, बस डायग्राम अलग अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक और थ्योरी लिखा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरीगेशन यूज्ड इन इंडिया एज वेल एज इन मैनी अदर कंट्रीज। द मेथड इज ऑल्सो नोन एज द इरीगेशन बाई प्लॉट्स सिंस द इंटायर एरिया इज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्लॉट्स ऑब्टेन्ड बाई सब डिवाइडिंग द इंटायर एरिया बाई लीवीज। लीवीज मतलब होता है आपका मेड, ठीक है। मैं आपको बताया कि बॉर्डर स्ट्रिप में जो हम लोग बड़े बड़े एरिया बांट रहे थे, उस बड़े बड़े एरिया को और भी छोटे छोटे प्लॉट में बांट देना, जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं खेतों में तो बहुत सारे छोटे छोटे खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वही चीज़ क्या आपका चेक फ्लडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में थोड़ा थोड़ी लिखेंगे यहाँ तक का जो भी आसान लैंग्वेज है, फिर हमको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये था आपका चेक फ्लडिंग और इरिगेशन बाय प्लॉट्स। यही मैक्सिमम यूज़ होता है आपके हमारे इंडिया में। हम लोग जितना भी अपन इरिगेशन देखते हैं वो सब कौन सा होता है आपका, इस टाइप का अपन चेक फ्लडिंग वाला यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये चेक फ्लडिंग का ही डायग्राम है, ठीक है। वो भी डायग्राम था और ये भी डायग्राम है। इसको अपन कंटूर लीविस के जैसे बांटे हैं, ठीक है। जैसे अपन वहाँ पे ऊपर पढ़े थे कंटूर वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए इसको। ये फ्लडिंग बाय कंटूर्स वाला क्वेश्चन था। इसमें हम क्या कर रहे थे, आपका कंटूर अप एंड डाउन नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम लोग खेत को, जो हमारा फ्लैट खेत है, फ्लैट हमारा जो जमीन है, उसके अपन कंटूर टाइप ले रहे हैं, ठीक है। राउंड में ले रहे हैं, थोड़ा एंगल में, सर्कुलर फॉर्म में, आर्क टाइप पर लेते हैं, ठीक है। आर्क जैसे लेते हैं, ठीक है। चाप जैसे काटते हैं उस टाइप का अपन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे मेड को बना रहे हैं, उस टाइप का अपन फ्लडिंग कर रहे हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते थे, फ्लडिंग बाय कंटूर लेटरस। ऐसा ही हमको क्या करना है, आपके चेक फ्लडिंग में भी इस टाइप का अपन अरेंजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पे बस बताया था, ठीक है। तो चेक फ्लडिंग में आपको ये डायग्राम बनाना है, कंटूर लीविस वाला। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, थ्योरी बहुत सारा है ना, सब क्या करना है, छोटा छोटा थ्योरी लिखेंगे और बहुत सारा डायग्राम बनाएंगे, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका रिंग बेसिन फ्लडिंग। रिंग बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, वैसे जब अभी जैसे समझा रहा हूँ समझो। आपका जो कोई सा पेड़ है, ठीक है, कोई सा अपन पेड़ जैसे कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ के जो आजू बाजू आप थोड़ा गड्ढा खोद दो, और गड्ढा खोद के क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे ताकि वहाँ पे पानी अपन भेजें, तो पानी वहाँ पे जमा रहे, ठीक है। तो पानी भेजने के लिए हमको पानी का रास्ता बनाना पड़ेगा। पानी का रास्ता आएगा और उस गड्ढे में आपका जो पेड़ है, आम का पेड़ होगा, उसके चारों तरफ वहाँ पे पानी भर जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिंग बेसिन फ्लडिंग। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, जैसे मैंने आपको बताया, कोई सा भी पेड़ है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर देंगे, उस गड्ढे के लिए पानी का रास्ता बना देंगे, और आपका जो मेन चैनल होगा, उस चैनल से आपका पानी के रास्ते आपका यहाँ पे बेसिन में पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है आपका, रिंग बेसिन मेथड। जैसे आपका रिंग होता है, रिंग के टाइप हम क्या बना रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं, उस गोले में अपन गड्ढा कर दे रहे हैं, और गड्ढा करने के बाद वहाँ पे अपन पानी को भर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका रिंग बेसिन मेथड। यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, द रिंग बेसिन फ्लडिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ चेक बेसिन फ्लडिंग एडाप्टेड टू ऑर्चर्ड्स। रिंग बेसिन आर फॉर्म्ड फॉर ईच ट्री। इन सम केसेस वन रिंग बेसिन में बी फॉर्म्ड फॉर 2 और मोर ट्रीज। इसमें ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम क्या होता है, एक जो रिंग बनाते हैं हम लोग किसी एक पेड़ के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर आसपास पेड़ होंगे तो अपन क्या करेंगे, एक बेसिन जो एक रिंग बना रहे हैं उसमें नंबर्स ऑफ ट्रीज आ सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 या 3 ट्री वहाँ पे आ सकते हैं। तो इतने ही थोड़े लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला नहीं बनाना, ये वाला बनाना, ठीक है। आपको दिख रहा होगा रिंग बेसिन फ्लडिंग, यहाँ पे डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। इस प्रकार से अपन यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सा डायग्राम बना देंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद है द जिग जैग मेथड। जिग जैग मेथड में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जिग जैग, पानी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, फिर अप एंड डाउन, ऐसा करके आपका पानी जाते जाएगा, ठीक है। इसी को अपन क्या बोले, जिग जैग मेथड ऑफ फ्लडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा। आपका जो मेन चैनल है, मेन चैनल से आपका ऐसा पानी अप एंड डाउन यहाँ पे एक रास्ता में एक ऐसे टाइप पर जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका जिग जैग मेथड था। इट इज़ ए स्पेशल मेथड ऑफ फ्लडिंग वेयर वाटर टेक्स सर्कुलेशन। आपके यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ए स्पेशल मेथड फॉर फ्लडिंग वेयर वाटर टेक्स सर्कुलेशन रूट बिफोर रीचिंग द डेड एंड ऑफ ईच प्लॉट, ठीक है। द होल एरिया इज डिवाइडेड इंटू नंबर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स। ईच प्लॉट इज देन सब डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ लो बर्न्स और लिवी। मतलब आपका जो मेड़ बनाया है, अपन छोटा छोटा मेड़ बनाएंगे ताकि उसे पानी का सर्कुलेशन सही तरीके से होता रहे। इस टाइप को अगर आपको कुछ याद होगा, मैंने इस टाइप का आपको कुछ पढ़ाया था, आपका हमने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था,
एरेशन मेथड, ठीक है। एरेशन मेथड में हम लोग इस टाइप का टैंक बनाते हैं, इस टैंक में हम लोग पानी का साथ सर्कुलेशन करते हैं जिससे कि वहाँ पे एरेशन होता है। तो उसी टाइप का आप समझ सकते हैं, वैसा ही हम लोग क्या बना रहे हैं, एक टाइप का एरेशन टैंक टाइप है। यहाँ पे एक हमारा मेड बना रहे हैं ताकि आपका पानी का सही तरीके से सर्कुलेशन हो सके, ठीक है। तो ये था आपका जिगजैग मेथड। इसके बाद आपके देखते हैं फरो मेथड। फरो मेथड आप देखे होंगे, जो भी आपका जो एक क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप का आप खेती देख चुके हैं, ठीक है। टमाटर उगाते हैं, गन्ना वन्ना उगाते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो एक छोटा छोटा मेड़ बनाते हैं, उस मेड़ में आपका पौधा उगता है और पौधे के बगल में आपका लाइन से पानी बहता है, ठीक है। तो यही मेथड क्या है आपका फरो मेथड कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक का। इसमें इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे देखो हम लोग को पूरे खेत में फ्लडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। आपको पूरे खेत में फ्लडिंग जैसा अपन पहले कर रहे थे, पूरा खेत को लबालब भर दे रहे थे, वैसा भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, वहाँ पे पानी पहुँचाना है। तो ऐसा अपन खेती कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे जैसे कि आपका जो पौधा है, जो आपका खेत का जो फसल उगा रहे हैं, उस अगर वो पानी से बह सकता है तो अपन इस टाइप का यहाँ पे आपका मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, फरो मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द फरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ वेरी मच यूज फॉर रो क्रॉप्स लाइक मेज, ज्वार, शुगर केन, कॉटन, तंबाकू, ग्राउंडनट, पोटैटोज etc. इन अदर इरिगेशन मेथड डिस्क्राइब सो फार ऑलमोस्ट द एंटायर लैंड सर्फेस इज वेटेड। वही बता रहा है कि पिछले मेथड अपन क्या कर रहे थे, पूरा जमीन को ही गीला कर देते थे, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग यहाँ पे आपका ज़मीन को गीला कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके पौधों जो आपका फसल है उसके जड़ तक पानी पहुँच सके। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, बट इन दिस मेथड ओनली 1/2 to 1/5 ऑफ द सर्फेस इज वेटेड एंड दस इवोपरेशन लॉसेस आर वेरी मच रिड्यूस। अब जैसे कि अपन देखते हैं, अगर आपका जो एक खेत है, खेत को अपन फ्लडिंग कर दिए, एकदम बराबर एकदम लबालब भर दिए, तो उसमें इवोपरेशन से आपका वाटर लॉस हो सकता था। लेकिन इस वाले फरो मेथड में क्या है, आपका हमारे खेत को पूरी तरीके से लबालब नहीं भरें, तो आपका जो इवोपरेशन लॉस है वो भी कम से कम होगा, लेकिन कम से कम होगा। इसके बाद देख सकते हैं, अ फरो कंसिस्ट ऑफ अ नैरो डिश बिटवीन रोज ऑफ प्लांट। वही चीज़ बता रहा है, डिश मतलब क्या है, यहाँ पे आपका छोटा छोटा मेड़। यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का अपन छोटा छोटा पहाड़ बना दिए हैं, ठीक है, हल्का हल्का, जहाँ पे आपका प्लांट उगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इतना अपन डायग्राम, इतना अपन थोड़ी लिखेंगे, जो मेन अपना आपका जो ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे दिया है, इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम मत बनाना, एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, दिख रही है यहाँ पे 2.10 में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हमको बनाना है, और यहाँ पे एक और डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, जो आपको वर्टिकल पोजीशन में दिख रहा होगा, ये भी डायग्राम हमको बनाना है। तो ठीक है, ये सिंपल तरीका है बनाने का, इससे अपन समझ सकते हैं या समझा सकते हैं किसी को भी कि इस टाइप के इरिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फरो इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है कि कितना कितना वैल्यू होना चाहिए, कितना कितना पानी भेजना है, उतना हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ फरो इरिगेशन है, स्ट्रेट फरो और कंटूर फरो। स्ट्रेट फरो में क्या होता है, आपका जैसे कि हमने पढ़ रहे थे अभी, आपका जो मेड़ जो बनेगा, जो डिश बनेगा, जो छोटे छोटे अपन पढ़ा बना रहे हैं, जिसमें आपका पौधे उग रहे हैं, फसल उग रहे हैं, वो अपन स्ट्रेट बनाएंगे। लेकिन आपका जो कंटूर फरो है वो अपन स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, थोड़ा इंक्लाइन बनाएंगे, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म बनाएंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंटूर फरोस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ फरो इरिगेशन क्या होता है उसको लिखना था, और ये डायग्राम बना देंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब यही फरो इरिगेशन का एडवांटेज आप लोग को मेन पढ़ना है कि आपका एडवांटेज ऑफ फरो इरिगेशन क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे पहले, जो नॉर्मल फ्लडिंग वाला मेथड था, फ्री फ्लडिंग वाला मेथड था, फ्री फ्लडिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा खेत को गीला कर रहे थे जितना उसकी जरूरत नहीं थी, पूरा खेत को वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद अगर आपका खेत लबालब है तो उसमें इवोपरेशन भी होता है, जो कि आपके फरो इरिगेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ इसका एडवांटेज निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इन द फरो इरिगेशन वाटर कॉन्टेक्ट ओनली 1/5 to 1/2 of the land surface, thereby reducing pudding and crusting of the soil. Evaporation losses are also reduced, ठीक है। ये पर हमने इसको पहले ही पढ़ा है, ऊपर वाले लाइन पे पढ़ा था यही चीज़, ठीक है। 1/5 और 1/2 of the land surface are वेटेड, ये वाला पॉइंट अपने पढ़ा था। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अर्ली कल्टीवेशन इज पॉसिबल इन हैवी सॉइल एंड मे बी अडॉप्टेड टू यूज विदाउट एन इरोजन ऑन द वाइड रेंज ऑफ नेचुरल स्लोप बाई कैरिंग फरोज अक्रॉस अ स्लोपिंग फील्ड रेदर देन डाउन द स्लोप, ठीक है। आपका जो स्लोप रहेगा फरो इरिगेशन के लिए वो क्या रहेगा, एकदम फ्लैट रहेगा, एकदम ज़्यादा स्लोपी नहीं देना है। स्लोपी देखो तो आप क्या होगा, आपका जो सॉइल जो अपन जो बनाए हुए हैं उसका इरोजन होगा, इरोजन हमको नहीं करना है, ठीक है।
इसके बाद ये जो खेती होती है ये किसके लिए होती है? इट इज़ स्पेशली सुटेबल फॉर दोज क्रॉप्स इंज्योर्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ वाटर। मैंने आपको यही बताया, ऐसे फसल जो पानी के बहाव से उखड़ जाएं, ठीक है, ऐसे फसल जो पानी के बहाव से उखड़ जाएं उनके लिए ही क्या है, कौन सा आपका ये मेथड है? आपका फरो इरिगेशन मेथड है, ठीक है। ऐसे अपन जो पौधे उगने वाले हैं इसमें, उसको क्या होता था, वाटर से प्रॉब्लम होता था। अगर अपन वाटर बहा देते थे ना उसके ऊपर से, तो क्या होता था, आपका पौधा ही उखड़ जाता था। तो ऐसे जो पौधे हैं जो वाटर के कांटेक्ट में आने से उसके जो रूट्स हैं, रूट्स बाहर आ सकते थे, तो उस टाइप का अपन को आपको जो फसल है उसका अपन फरो मेथड के जरिए उसे उगाना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ स्पेशली सुटेबल फॉर दोज क्रॉप्स दैट आर इंज्योर्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ वाटर, ठीक है। लेबर रिक्वायरमेंट इन लैंड प्रिपरेशन एंड इरीगेशन आर वेरी मच रिड्यूस, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ लैंड इन फील्ड डिचेस। ये था आपका फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन बहुत अच्छा मेथड है, मैक्सिमम बहुत बड़े बड़े पैमाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखना पूरा तरीके से इसका यूज़ होता है। करेला वरेला भी शायद इसी में उगाते हैं, ठीक है, मैं देखा हूँ शायद तक। और आपका भुट्टा वुट्टा इसी में उगता है। आगे बढ़ते हैं, कोरुगेशन मेथड। देखो फरो इरिगेशन क्या था? फरो इरिगेशन का छोटा रूप कोरुगेशन मेथड कहलाता है। आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, फरो इरिगेशन का छोटा पैमाना क्या कहलाता है? आपका कोरुगेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे फरो एंड कोरुगेशन आर इसेंशियली सिमिलर, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के जैसे ही हैं, ठीक है। फरो की टाइप ही आपका कोरुगेशन है और कोरुगेशन की टाइप ही फरो है। बस फरो इरिगेशन जो है वो आपका क्या है, कुछ बड़े पैमाने में है, इसी का छोटा पैमाना क्या कहलाता है? आपका कोरुगेशन मेथड कहलाता है। इसमें लिखा है, इन बोथ द केसेस वाटर इज कन्वेड टू द प्लांट थ्रू लॉन्ग एंड स्मॉल कैपेसिटी चैनल्स डग एट रेगुलर और इंटरवल्स। विल फरो आर चैनल्स आर कंपेरेटिवली, फरो इरिगेशन क्या होता है? कंपेरेटिवली लार्ज होता है, और आपका जो कोरुगेशन मेथड होता है वो क्या होता है? कंपैरेटिवली उससे छोटा होता है, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में वही चीज़ बताया कि कोरुगेशन क्या है, फरो का छोटा रूप है। क्लियर है यहाँ तक का? इसका आप ऐसे लिख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन आपका जो फरो इरिगेशन होता है वो बहुत लार्ज होता है, और लेकिन आपका जो कोरुगेशन मेथड होता है वो थोड़ा उससे स्मॉल होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसका थ्योरी को लिख सकते हैं। इसके बाद आपका कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग बहुत ही अच्छा फार्मिंग है, कहाँ के लिए? अब मेन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो पहले कंटूर वर्ड यूज़ हो रहा था वो अपन फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी जो ये पढ़ रहे हैं कंटूर फार्मिंग, ये आपका हिली एरिया में यूज़ होता है, ठीक है। हिली एरिया में क्या होता है? आपका फ्लैट सरफेस नहीं होता है, आपका स्लोपी सरफेस होता है। तो इस स्लोपी सरफेस में हमको क्या करना है? कंटूर फार्मिंग करना है। क्लियर है? तो यही चीज़ होता है कंटूर। आप देखे होंगे इस टाइप का अप एंड डाउन होता है, ठीक है। पानी पहले ऊपर वाले में भरेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे ऐसा करके आपका स्टेयर टाइप का पूरा हमारा क्या रहेगा? आपका फार्मिंग अपन करेंगे, ठीक है। आप लोग देखे होंगे चाय की खेती देखोगे मूवी में, कोई सा मूवी में रहता है, ठीक है। वहाँ पे अपन कैसे देखते हैं? अप एंड पूरा आपका स्लोप में आपका क्या होता है? इरिगेशन आपका फार्मिंग होता है। वही फार्मिंग अपन क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंटूर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हिल एरियाज हैविंग स्टीप स्लोप विथ क्विकली फॉलिंग कंटूर्स। कंटूर फार्मिंग इज प्रैक्टिस फॉर कंडक्टिंग फील्ड ऑपरेशन सच एज प्लगिंग, प्लांटिंग एंड कल्टिवेटिंग लैंड, ठीक है। तो कंटूर फार्मिंग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? हिल एरिया में हमको यूज़ करना है। तो इतना थ्योरी लिख के अपन क्या करेंगे? नीचे वाला ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बस बहुत सारा थ्योरी है, तो अपन बहुत सारा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन छोटा छोटा थ्योरी करके डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है? ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, ये था कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग बस हिल एरिया में यूज़ होता है, हिल एरिया में यूज़ होता है। ऐसे एरिया जहाँ पे सॉइल का इरोजन हो सकता है, उस एरिया में अपन क्या कर सकते हैं? ऐसा कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं। पानी को रोक लेंगे सही तरीके से, ऐसा अपन बर्ड्स बना के या लिविस बना के, ठीक है, मेड़ बना के ऐसा अपन रोकेंगे, और आपका पानी सही तरीके से यहाँ पे बहेगा। ये था आपका कंटूर फार्मिंग। इसके बाद आता है सब सरफेस इरिगेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कौन सा इरिगेशन था? सरफेस इरिगेशन था। सरफेस इरिगेशन मतलब हम लोग पानी को ज़मीन के सतह पे बहा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं अपन पढ़ने वाले हैं सब सरफेस इरिगेशन, इसमें होता ये है, हम लोग सीधा जो प्लांट है, प्लांट के जड़ में पानी पहुँचाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? सतह पर पानी नहीं बहाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? सीधा प्लांट के जो रूट्स हैं, रूट्स पर सीधा पानी को अपन अप्लाई करेंगे। कैसे कर सकते हैं रूट्स पे पानी अप्लाई, वो अपन आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी का यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, द सब सरफेस इरिगेशन मेथड कंसिस्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। मतलब आपको वही बता रहा था, सीधा हमको जड़ पे पानी पहुँचाना है बिना सतह पे पानी बहाए, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं देखेंगे अभी, ठीक है।
द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सब सरफेस इरीगेशन प्रैक्टिस आर यूज। तो सब सरफेस इरीगेशन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ऐसे ज़मीन जहाँ पे पानी का पर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी का सीपेज नहीं हो रहा है, अंदर आपका पानी नहीं जा पा रहा है, मतलब आपका जो अगर अपन किसी ज़मीन पर अगर हम लोग कोई सा अपन फसल उगाए हैं और पानी अपन क्या करते हैं सतह पे अपन फैला देते हैं, फ्लडिंग कर दिए, लेकिन वो पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थान मतलब आपका क्या है, इम्परवियस जो स्टेटा होता है, इम्परवियस स्टेटा या इम्परवियस आपका सरफेसेस हैं, उस सरफेस पे हमको कौन सा इरीगेशन करना है? यहाँ पे सब सरफेस इरीगेशन करना है। तो यहीं पे जो कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है वही सब चीज़। तो आपका जो पहला कंडीशन ये लिखा हुआ है, इम्परवियस सब सॉइल एट अ रीजनेबल डेप्थ 2 to 3 मीटर और एग्जिस्टेंस ऑफ हाई वाटर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर आपका इम्परवियस लेयर होगा सॉइल का तो हम लोग वहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? सब सरफेस इरीगेशन यूज़ करेंगे। या अगर उस एरिया पे हाई वाटर टेबल है, ठीक है, अगर उस एरिया पे क्या है आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो अच्छे ऊपर में है, उसका लेवल क्या है? ऊपर है, तो उस स्थान में अपन क्या कर सकते हैं? सब सरफेस इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, परमेबल सॉइल सच एज लोम, सैंडी लोम इन द रूट जोन ऑफ द सॉइल, यूनिफॉर्म टोपोग्राफी कंडीशन, मॉडरेट स्लोप, गुड क्वालिटी इरीगेशन वाटर। तो ये सब हमारा फेवरेबल कंडीशन है, इसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इतना लिखना, इसके बाद अपन सीधा आएंगे क्या? सरफेस इरीगेशन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल सब इरीगेशन और आर्टिफिशियल सब इरीगेशन। तो यहाँ पे वही बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग आपके फसलों के जड़ पे दो तरीके से पानी पहुँचा सकते हो। कैसा? नेचुरल तरीके से और दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल तरीका क्या होता है? नेचुरल तरीका ऐसा वो तरीका है जहाँ का जिस एरिया में आपका ग्राउंड वाटर टेबल ऊंचा रहता है, ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छे पैमाने में है, उसका वाटर टेबल क्या है? हाई है, तो वैसे एरिया में वैसे एरिया में अगर कोई सा प्लांट उगाते हैं तो वाटर टेबल हाई होने के कारण सीधा वाटर जो है सीधा रूट पे आ जाता है, ठीक है। तो उस वैसे अपन क्या करते हैं, उस एरिया में अपन क्या कर सकते हैं? नेचुरल सब इरीगेशन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? जहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ लोकल वाटर टेबल। सच अ हाई लेवल ऑफ वाटर टेबल इन द एरिया मे बी अवेलेबल ड्यू टू वाटर सीपिंग फ्रॉम अर्थन चैनल्स और ड्रेन रिवर etc। जैसे कि नदी के किनारे अगर कोई सा फसल उगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? नदी का क्या होता है? नदी के आसपास के एरिया में आपका वाटर टेबल हाई होता है, तो वाटर टेबल हाई होने के कारण अगर आप कोई प्लांट उगा रहे हैं तो वही वाटर क्या होता है? सीधा आपके प्लांट तक पहुंच जाता है। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? नेचुरल सब इरीगेशन बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इरीगेशन में क्या होता है? हमको ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि आपके सीधा रूट पे पानी अप्लाई करे। तो वही चीज़ देखते हैं, नेचुरल में अपने इतना लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका आर्टिफिशियल इरीगेशन। आर्टिफिशियल में क्या होता है? दिस मेथड कंसिस्ट सप्लाइंग ऑफ वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ क्रॉप्स थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रॉड परफोरेटेड पाइप्स। मतलब हमको क्या करना है? ऐसा पाइप अरेंज करना है, पाइप को सीधा कहाँ डालना है? हम लोगों को ज़मीन को खोद के सीधा जड़ के पास वहाँ पे छोड़ना है, ताकि वहाँ पे सीधा जब पानी अपन डिप करें तो वो क्या होगा? पानी सीधा आपके जड़ पे पहुँच सके, ठीक है। हमको क्या करना है? आपका जो सब सरफेस इरीगेशन होता है, हमको कहाँ अप्लाई करना है पानी? सीधा प्लांट के रूट पे हमको पानी अप्लाई करना है। तो आर्टिफिशियल तरीके से अपन कैसे करते हैं? आपको जो पाइप्स होते हैं, जो परफोरेटेड पाइप है, मतलब जो छिद्रदार आपके पाइप्स हैं, उस पाइप को हमको क्या करना है? सीधा आपके जो प्लांट के जड़ के तक पहुंचाना है और वहां पे अपन पानी का सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सब इरीगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। परफोरेटेड पाइप, वाटर इज मेड टू पास अंडर प्रेशर थ्रू देयर अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइप्स। मतलब हम लोग यहाँ पे पानी कैसे भेज रहे हैं? कुछ प्रेशर से आपका पानी यहाँ पे जाएगा, क्योंकि परफोरेटेड पाइप है, छोटे छोटे छिद्र हैं, उस छोटे छोटे छिद्र से पानी निकालने के लिए हमको थोड़ा सा प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सब इरीगेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इरीगेशन है, इतना ही लिखना जितना मैं पढ़ा आपके लिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इरीगेशन है स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या होता है? आप देखे होंगे स्प्रिंकलर इरीगेशन आपको जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो नेचुरल पानी गिरता है, नेचुरल पानी भी एक प्रकार का क्या है? स्प्रे है, स्प्रिंकलिंग होता है। वैसे ही अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आर्टिफिशियली या ऑर्डिनरी रेन करा रहे हैं, उसे ही अपन क्या बोल रहे हैं? स्प्रिंकलर इरीगेशन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ है, द स्प्रिंकलर मेथड कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे सम वॉट एज द ऑर्डिनरी रेन। या तो आप इसे ऑर्डिनरी रेन बोले या आर्टिफिशियली अपन रेन करा रहे हैं, ठीक है। एज इज डन विद द गार्डन लॉन स्प्रिंकलिंग। The greatest advantage of sprinkler irrigation is adaptability to use under condition where surface irrigation method are not efficient। हम लोग क्या कर रहे हैं? सरफेस स्प्रिंकलर इरीगेशन वैसे स्थान पे यूज़ करेंगे जहाँ पे सरफेस इरीगेशन नहीं हो सकता,
ठीक है। ऐसे कुछ स्थान है या तो ऐसे ज़मीन जहाँ का आपका जो सॉइल है वो सॉइल क्या होगा, पानी पे आने पे पूरा इरोज हो जाता है। ऐसे सॉइल जो पानी बहने के कारण क्या होते हैं, पूरे इरोज हो जाते हैं, अपने स्थान से पूरे दूर चले जाते हैं। तो वैसे सॉइल पर अपन कौन सा इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं। या तो ऐसे प्लांट जिसे पानी की आवश्यकता बहुत ही कम है, बस पत्तियों में उसके पानी पहुँचनी चाहिए, इस प्रकार के प्लांट को अपन क्या बोल सकते हैं, उस वाले प्लांट पे अपन कौन सा इरीगेशन यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मेथड इज मोर यूजफुल वेयर the land cannot be prepared for surface method, slopes are excessive, topography is irregular, soil is erosive। मैंने आपको बताया अभी, ऐसे स्थान जहाँ पे पानी अप्लाई करने पे वहाँ का सॉइल ही बह जाए, तो वैसे स्थान पे अपन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं। कम अमाउंट में पानी जाएगा, बरसात टाइप पानी हो रहा है तो आपका जो सॉइल है वो भी नहीं बहेगा। ठीक है, इसके बाद सॉइल इज एक्सेसिव, परमेबल एंड इम्परमेबल, डेप्थ ऑफ सॉइल इज शैलो ओवर ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, तो ऐसे स्थान जो ये आपका जो स्प्रिंकलर इरीगेशन कौन से स्थान में यूज़ कर सकते हैं, ये आपको जो 6 पॉइंट बनाया हूँ, इस 6 पॉइंट में अगर कोई से पॉइंट वहाँ पे अप्लाई होता है तो अपन उस स्थान पे स्प्रिंकलर इरीगेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्प्रिंकलर इरीगेशन भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप, यहाँ पे आपके 3 टाइप हैं। जैसे कि एक परमानेंट इरीगेशन, परमानेंट सिस्टम होता है, आपका सेमी परमानेंट सिस्टम होता है और आपका पोर्टेबल सिस्टम होता है। परमानेंट सिस्टम मतलब आप जो पाइप लगा रहे हैं, पाइप पूरा अंडरग्राउंड लगा देंगे, जमीन के अंदर से जाएगा, फिर आपका ऐसा निकला हुआ रहेगा। ठीक है, इस टाइप का निकला हुआ रहेगा, फिर यहाँ पे अपन डिवाइस लगाएंगे, फिर वहाँ पे पानी के प्रेशर से आएगा, फिर ऐसा गोल गोल घूम के आपका पानी को स्प्रे करेगा। कैसे भी कर सकता है, आपका राउंडिंग स्प्रे भी होता है और आपका सिंपल स्ट्रेट स्प्रे भी जाता है। ठीक है, तो अभी अपन वो चीज़ देखेंगे। तो ये ऊपर कितना पार्ट लिखेंगे, फिर ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, परमानेंट सिस्टम, सेमी परमानेंट सिस्टम और पोर्टेबल सिस्टम। परमानेंट मतलब अपनी जगह फिक्स है, सेमी परमानेंट मतलब वो फिक्स भी है और नहीं भी, मतलब आपका परमानेंट और पोर्टेबल का एक जो दोनों को मिला के एक जो बनाएंगे अपन सिस्टम बनाएंगे, वही क्या आपका सेमी परमानेंट सिस्टम है। उसके बाद लास्ट आपका पोर्टेबल सिस्टम। पोर्टेबल सिस्टम मतलब आप उसे जिस स्थान पर यूज़ करना है उस स्थान पर अपन वहाँ पे अरेंज करेंगे पाइप को, वहाँ पे आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इतना ही लिखेंगे। इसके बाद मैं बता रहा हूँ स्प्रिंकलर के भी टाइप होते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, स्प्रिंकलर मतलब पानी को जो अपन स्प्रे करने वाले हैं, स्प्रे अपन किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसके भी टाइप होते हैं। जैसे कि आप जो स्प्रे कर रहे हो वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, वो स्प्रे नहीं हो रहा है। पानी तो इरीगेशन पर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो किस टाइप का हो रहा है, एक ही डायरेक्शन पे हो रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन पे हो सकता है, या तो वो एक ही डायरेक्शन पे स्प्रे हो रहा है, या तो वो रिवॉल्विंग टाइप में आपका स्प्रे हो रहा है। तो इस टाइप के 3 टाइप होते हैं। वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर्स। ठीक है, सीधा अपन यहाँ पे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर्स में। यहाँ पे 3 टाइप है स्प्रिंकलर्स के। पहले आपका फिक्स्ड नोजल पाइप सिस्टम, मतलब आपका जो इसमें नोजल रहेगा वो फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब उसमें रोटेशन नहीं है। ठीक है, उसमें रोटेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका स्प्रे मार रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिक्स नोजल पाइप सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही आपका परफोरेटेड पाइप सिस्टम मतलब आपका यहाँ पे जो पाइप से लगे होंगे उस पाइप में छोटे छोटे छिद्र होंगे, उससे आपका स्प्रिंकलिंग हो सकता है। इसके बाद आपका लास्ट है रोटेटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम। आप जो देखे हैं जो खेतों में या जो भी गार्डन में आप लोग देखे होंगे, वो कौन सा स्प्रिंकलर होता है, रोटेटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम ही होता है। ठीक है, इसमें आपका जो ऊपर डिवाइस लगा होता है वो रोटेट होता रहता है, और रोटेट होने के कारण आपको पूरे डायरेक्शन में, आपका जो पूरा डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरे डायरेक्शन में आपका पानी का स्प्रे हो पाता है। ठीक है, तो यही आपका रोटेटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम। तो देख सकते हैं थ्योरी बहुत सारा है, तो इतना थ्योरी हमको नहीं लिखना है। हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन के 3 टाइप होते हैं, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, फिर स्प्रिंकलर के अलग टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंकलर को अपन 3 टाइप से बांट सकते हैं। कौन कौन सा, फिक्स्ड, परफोरेटेड पाइप और आपका रोटेटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम। ये है आपका टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स। इसके बाद एडवांटेज देखेंगे अपन, एडवांटेज और स्प्रिंकलर सिस्टम जो अपन यूज़ पढ़े हैं ना, यूज़ में ही एडवांटेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि अपन यूज़ पढ़े कि जिस स्थान का आपका सॉइल जो इरोज हो सकता था, इरोजन वाले स्थान पे अपन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इरोजन वाले सॉइल पर अपन कौन सा इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। एडवांटेज और स्प्रिंकलर इरिगेशन में, इरोजन कैन बी कंट्रोल, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल, मतलब जो हम लोग अब हमारे सरफेस इरिगेशन में या फ्लडिंग इरिगेशन में
एक्सेसिव अमाउंट में वाटर सप्लाई कर रहे थे तो एक्सेसिव वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है कम अमाउंट में वाटर जाएगा और आपके खेतों को सही तरीके से पानी पहुंच सकता है। ठीक है, इरिगेशन इज़ बेटर कंट्रोल, हाई इरिगेशन, लाइट इरिगेशन इज़ पॉसिबल फॉर सीडिंग एंड प्लांट्स विच आर यंग। इसके बाद लैंड प्रिपरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस, मोर लैंड इज अवेलेबल फॉर क्रॉपिंग एज बॉर्डर एंड डीचेस आर नॉट रिक्वायर्ड, सरफेस रन ऑफ एलिमिनेटेड। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग हमारे फ्री या सरफेस इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई बॉर्डर बना रहे थे, कोई लीवी बना रहा था, मतलब छोटे मेड़ बना रहे हैं, बड़े मेड़ बना रहे हैं, हम लोग अपने हमारे लैंड को बहुत सारे एरिया में बांट रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए हमको क्या चाहिए रहता था, लेबर चाहिए रहता था, जो बड़े बड़े लैंड को छोटे छोटे पार्ट में बांटे, बॉर्डर बनाए, चेक बेसिन बनाए। तो ये सब हमको स्प्रिंकलर इरिगेशन में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एडवांटेज हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद है आपका स्मॉल स्ट्रीम इरिगेशन, वाटर कैन बी यूज इफिशिएंटली, टाइम बच जाता है हमारा। ठीक है, क्रॉप डैमेज होने से बच जाता है। तो यहाँ पे अपन 4-5 यहाँ पे एडवांटेज लिख सकते हैं। इसके बाद लिमिटेशन, इसका भी स्प्रिंकलर इरिगेशन भी आप हर जगह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे स्थान पे नहीं लगा सकते, जहाँ पे अगर आपका हवा आता है ज़्यादा ऐसे स्थान जहाँ पे हवा तूफान बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, उस स्थान पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब वो स्प्रिंकलिंग होगा, स्प्रे होगा, तो वो अपने प्रॉपर जो पोजीशन है वहाँ पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि हवा से कारण वो क्या हो जाएगा, आगे उड़ जाएगा और कहीं और उसका आपका स्प्रे होगा। तो ये चीज़ इसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो लिमिटेशन में यही है, पहला, विंड में डिस्टॉर्ट स्प्रिंकलर पैटर्न, अ कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई इज नीडेड फॉर कमर्शियल यूज ऑफ इक्विपमेंट। मतलब हमको स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको लगातार पानी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। अगर कैसे भी सप्लाई स्प्रिंकलिंग हो रहा है मतलब किसी प्रेशर से हो रहा है। प्रेशर मतलब आपको एक चाहिए क्या, मोटर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर लाइट गोल हुआ तो आप स्प्रिंकलिंग भी नहीं कर पाओगे। तो ये उसका लिमिटेशन बोल सकते हो या उसका डिसएडवांटेज भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो पानी है, पानी एकदम साफ होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का कण नहीं होना चाहिए। अगर कण होगा तो स्प्रिंकलर का जो नोजल है, नोजल में वो फंस जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो अपन क्या करेंगे, आपको पहले पानी को सही तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से छानना पड़ेगा सही तरीके से। ठीक है, स्क्रीनिंग करते हैं, फाइन स्क्रीनिंग पता होगा आप लोगों को। अपन कैसा स्क्रीन करते हैं, फाइन स्क्रीन करते हैं और कोर्स स्क्रीन करते हैं। तो वो यहाँ पे करेंगे ताकि आपका पानी एकदम ही साफ रहे, बिल्कुल ही फ्री फ्रॉम सैंड रहे, ताकि आपका जो स्प्रिंकलर नोजल है वहाँ पे पानी ना फंसे। ठीक है, उसके बाद पावर रिक्वायरमेंट इस आई, मैंने आपको बताया कि अगर स्प्रिंकलिंग हो रहा है, उतना फोर्स से पानी जा रहा है तो आपको पावर लगेगा, मोटर लगेगा, इसलिए आपको क्या चाहिए, वहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट हाई देना पड़ेगा। उसके बाद हैवी सॉइल विथ पुअर इनटेक कैन नॉट बी इरिगेटेड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे आपका लिमिटेशन है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, स्प्रिंकलर पढ़ा। स्प्रिंकलर के बाद उसका स्प्रिंकलर का डेफिनेशन, कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, कितने टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं, फिर एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर्स और यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकलर्स। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे कि अपन एक क्वेश्चन आएगा सरफेस इरिगेशन को डिस्क्राइब करने बोल देगा तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वैसे ही आपके क्या है, सब सरफेस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे इसको बता सकते हैं। इसके बाद है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे कि सरफेस इरिगेशन क्या था, सरफेस हम लोग क्या कहते हैं, सतह पे पानी दे रहे थे। सब सरफेस क्या हो रहा था, सब सरफेस अपन क्या कर रहे थे, सीधा जड़ों को पानी दे रहे थे। ठीक है, आपका उसके बाद अपन क्या पढ़े, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमने क्या किया, स्प्रे के फॉर्म में पानी दिया। वैसे ही एक और मेथड होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पाइप को अपन पूरा, आपको जैसे फरो इरिगेशन था ना, फरो इरिगेशन टाइप पूरा मेड़ बनाते हैं छोटा छोटा। उस पाइप उस मेड़ में अपन क्या करते हैं, पूरा पाइप फिटिंग करते हैं और सीधा आपका जो पानी है, जो ट्रिकल होता है, सीधा आपके प्लांट के जो जड़ जो नीचे जा रहता है, सीधा वहीं पे अपन क्या करते हैं, पानी को ट्रिकल करते हैं, मतलब बूंद बूंद वहाँ पे टपका आ रहे हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन, वाटर इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स डायरेक्टली नियर द बेस ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लड भी नहीं कर रहे हैं और सीधा जड़ पे भी पानी नहीं पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट है, अगर ये प्लांट का जड़ है और यहाँ पे आपका ये ऊपर तक आया हुआ है, तो इस वाले पोर्शन पे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी को, जितना पानी चाहिए उसको धीरे धीरे पानी को करेंगे, बूंद बूंद वहाँ पे टपकाएंगे। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं और इसे ट्रिपल इरिगेशन
ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स डायरेक्टली नियर द बेस ऑफ द प्लांट। वाटर इज कन्वेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप लाइन्स ऑपरेटिंग एट अ लो प्रेशर एंड इज अप्लाइड टू द प्लांट्स थ्रू ड्रिपल नोजल, ठीक है। तो जितना आपका अंडरलाइन है यहाँ तक ड्रिप नोजल तक यहाँ पे अपन लिखेंगे ड्रिप इरिगेशन का मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे पाइप बिछाने हैं। इस पाइप का जो प्रेशर रहेगा, पानी का प्रेशर रहेगा एकदम लो रहेगा, क्योंकि हमको पानी को कैसे पहुँचाना है, यहाँ पे एकदम बूंद बूंद ट्रिकल के फॉर्म में यहाँ पे पहुँचाना है, तो आपका पानी का प्रेशर लो रहेगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका एक ऊपर टैंक बना रहेगा, ऊपर टैंक बना रहेगा तो क्या करेगा, टैंक से पाइप आएंगे, पाइप से छोटे छोटे पाइप में डिवाइड करेंगे और वही पाइप क्या होगा, बूंद बूंद आपके जो प्लांट रहेंगे प्लांट पे पानी देंगे, ठीक है। तो उसका यहाँ पे डायग्राम है। डायग्राम हमको इस तरीके से बनाना है, दिख रहा है आपको डायग्राम, ठीक है। एक ओवरहेड टैंक है, पहले वाटर सोर्स आ गया, फिर पंप से हम वाटर को कहाँ पहुँचाएंगे, टैंक पे पहुँचाएंगे। टैंक से आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे फर्टिलाइज़र टैंक है, फिर फिल्टर यूनिट, जो पानी होगा एकदम साफ़ होगा, नहीं तो आपका जो ड्रिप पॉइंट है, जो पानी का छोटे छोटे पर्कुलेशन है जहाँ से अपन ट्रिकल कर रहे हैं वहाँ पे फंस सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, पानी को साफ़ रखना है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, पानी का जो डिस्चार्ज है, पानी का जो प्रेशर है उसे अपन लो करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लो डिस्चार्ज चाहिए या लो प्रेशर हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये मेन पाइप है, मेन पाइप से पूरे यहाँ पे मेन पाइप क्या कर रहा है, दो सेकेंडरी पाइप को दे रहा है, सेकेंडरी पाइप से आपका ब्रांच पाइप में यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये डायग्राम बनाना है ड्रिप इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो आपका ये इरिगेशन, आपका जो मेथड ऑफ इरिगेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है, नीचे पॉइंट्स को मत लिखना, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग एडवांटेज और ड्रिप इरिगेशन। एडवांटेज और ड्रिप इरिगेशन में क्या है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, पानी एकदम कम यूज़ होगा, ठीक है। जितना जड़ को चाहिए, जितना हमारे प्लांट को पानी चाहिए उतना हम उसे बूंद बूंद करके पानी दे देते हैं। इसके बाद वाटर अप्लाई एट ऑप्टिमम लेवल, वही बता रहा है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, पानी की आवश्यकता कम पड़ रही है, ठीक है। इसके बाद वाटर सप्लाई एट ऑप्टिमम लेवल, हम पानी उसे एकदम मिनिमम लेवल पे दे रहे हैं। फिर वाटर लॉगिंग अवॉइडेड, जल भराव नहीं हो रहा है, जैसे फ्री फ्लडिंग में अपन कर रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, पानी को पूरा वहाँ पे बहा दे रहे थे, उससे आपका वाटर लॉगिंग भी हो सकता था, जल भराव हो सकता था, जो कि यहाँ पे अवॉइड होता है। इसके बाद हाई यील्ड मतलब इसका जो फसल होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, मतलब जो ऐसे खेती जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपन ड्रिप इरिगेशन में उसे उगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वेजिटेबल हो गया, कॉटन हो गया, तंबाकू हो गया, ऑर्चर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जैसे फूल वूल होते हैं उसे हम इस ड्रिप इरिगेशन के सहायता से यहाँ पे उगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नो ओवर इरिगेशन, क्योंकि आपका पानी यहाँ पे लो प्रेशर पे आ रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओवर इरिगेशन की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस चीज़ को लिख सकते हैं। फिर वेरिएशन इन एप्लीकेशन रेट, वीट कंट्रोल, इंक्रीज इन नेट इरिगेबल एरिया, ठीक है। तो ऐसा आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं, अंदर का पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको क्या लिखना है, जो मेजर पॉइंट है, जैसे कि एडवांटेज और ड्रिप इरिगेशन। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वाटर सप्लाई ऑफ एट मिनिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल, इस प्रकार से पॉइंट्स को लिखूंगा। अंदर का लिखने का ज़रूरत नहीं है, अंदर आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। फिर वेरिएबल इन एप्लीकेशन रेट आगे पढ़ेंगे, बाकी यही सब चीज़ लिखा हुआ है। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, इसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है ना, ये आप इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमको इतना टैंक बनाना है, हमको प्रेशर सिस्टम लगाना है, ठीक है, हमको इतने सारे पाइप्स लगाने हैं, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आता है। जो इसका इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आता है, वो इसका बस डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है इसका, क्या, इसका हाई इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद डेंजर ऑफ ब्लॉकेज ऑफ नोजल, अगर आपका जो नोजल जो अपन वहाँ पे डिप कर रहा है, जो ट्रिकल कर रहा है, बूंद बूंद वहाँ पे टपका रहा है, अगर वो जाम हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, पानी को, आपके जो पौधे को पानी पहुँच नहीं पाएगा और आपका पौधा मर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। चेंज इन स्पेसिंग ऑफ नोजल ड्यू टू चेंज इन द क्रॉप्स, शैलो रूट्स, डेप्थ ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिसएडवांटेज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट में, क्वेश्चन आपका जो अपन पढ़े थे, आपका बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था, और क्या पढ़े थे हम लोग, याद होगा तो आपको क्या पढ़े थे अपन, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एन एरिया, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एन एरिया मतलब किसी एरिया को इरिगेट करने के लिए कितना समय लगता है, उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या फॉर्मूला था, T इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे y बाई आई लॉग मतलब डेप्थ डिवाइड बाई इन्फिल्ट्रेशन रेट लॉग डिस्चार्ज डिवाइड बाई डिस्चार्ज माइनस आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट इनटू एरिया। तो ये फॉर्मूला आपका 2.303 वाला यूज़ किया है, यहाँ पे आप सिंपल 2.303 नहीं लिख के LN वाले फॉर्मूला से भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये यहाँ पे आप एक ये क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था, ठीक है, बहुत लेंदी टॉपिक है। इस लेंदी टॉपिक को थोड़ा छोटा छोटा करके सही तरीके से हमको लिखना है। हमारे एग्ज़ाम में जो 5 या 10 नंबर के लायक आएगा उस हिसाब से हमको इसको बनाना है और सही तरीके से इसे लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।